हाँ हाय चिकू, मैं समझता हूँ तुमने वो ज़रूर किया होगा जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि एक जगह आप जो है सिंबल्स को लिख लीजिए। जैसे Na हुआ, सोडियम हुआ, K हुआ, पोटेशियम हुआ, Al हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, तो इनको एक जगह आप लिख लीजिए और उसको रोज़ प्रैक्टिस कीजिए। तो मैं समझता हूँ आपने कर लिया होगा ज़रूर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं चिकू, आपके नए वाले चैप्टर पे। जो मैंने पहले जो चैप्टर पढ़ाया था एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स के डिफरेंस के बारे में, और एलिमेंट्स किस चीज़ से बनता है, मॉलिक्यूलर क्या है, डेफिनेशन क्या है, प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं। चलिए, तो आज मैं आपका चैप्टर 3 से लेके पहले चैप्टर 4 से लेते हैं, ठीक है ना। तो चैप्टर 4 में ये पढ़ाया गया कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स को डिटेक्ट करने के लिए, इसको स्टडी करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए। पहले थे हमारे गोल्डस्टीन थे, फिर जे थॉमसन आए। गोल्डस्टीन ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, फिर जे थॉमसन आए। जे थॉमसन ने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई ये एक चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव है, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये हमारे जे थॉमसन ने ये इन्वेंट किया था। तो कोई बात नहीं, फिर उनको उनकी स्टडीज़ पे क्वेश्चंस उठने लगे और उनकी जो थ्योरीज थी उस पर क्वेश्चन उठने लगे। तो हमारे जो नेक्स्ट वो आए, उन्होंने रुदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया। तो रुदरफोर्ड का कहना था कि एटम जो है बहुत ही स्मॉलेस्ट यूनिट, किसी भी एलिमेंट की, मॉलिक्यूल की, वो एटम है। और एटम जो है बड़े क्लोजली रिलेटेड है। और इन्होंने ये कहा था कि आप जो है एटम्स को, उन्होंने क्या किया, एक गामा रेज उस पर फायर करी और ये देखा कि कुछ तो डिटेक्ट हो जा रही है, कुछ तो सीधे निकल के आ रही है, और कुछ जो है डाइवर्ट हो जाती है। तो सीधे निकलने का क्या मतलब है कि हमारे एटम में स्पेस है, और डाइवर्जन का क्या मतलब है कि हमारा जो एटम है उसका सेंटर पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है ना। और इसके आसपास कोई चीज़ है, मतलब इसके और जो आगे वाली जो चीज़ है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो माइनसली चार्ज होते हैं, उन पर माइनस चार्ज होता है, और वो उसके आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं। तो उनके बीच में स्पेस है। लेकिन वो फर्दर उन्होंने कुछ थ्योरीज दी, वो भी एक्सेप्ट हुई उस ज़माने में, और कुछ लोग उन्होंने कहा कि नहीं साहब, ये एक्सेप्ट नहीं है। तो फिर आए हमारे रुदरफोर्ड तो आ चुके थे, बोर्स। तो बोर्स ने कहा क्या कि आप जितने भी पहली वाली थ्योरीज है इन सबको आप भूल जाइए, मैं देता हूँ आपको एग्जैक्ट चीज़ जो हमारे नील बोर ने कहा कि एटम में एक सेंट्रलाइज्ड चार्ज है पॉजिटिव, और उसके आसपास एनर्जी लेवल है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे करके एनर्जी लेवल्स, ये आपके एनर्जी लेवल्स, इनमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है। अब जो सबसे ज़्यादा जो नज़दीक है उसको बोला उन्होंने के शेल, एनर्जी लेवल हुआ ये के शेल, और मतलब शेल्स हुए। तो जो सबसे पास है वो है के शेल्स, फिर एल, फिर एम, और फिर एन शेल, ठीक है ना। इस तरह से एन शेल। तो उन्होंने कहा कि अब मैं आपको बताता हूँ कि किस हिसाब से हैं हमारे यहाँ पर। उन्होंने कहा कि भाई जो सेंटर में है वो न्यूक्लियस है, उसमें एक चार्ज पार्टिकल है न्यूक्लियस में, और एक अनचार्ज पार्टिकल है। तो और उनके नंबर सेम है। तो प्रोटॉन और हमारा न्यूट्रॉन, ये बनाता है हमारा न्यूक्लियस, ये हमारा बनाता है न्यूक्लियस। प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे जीरो चार्ज होता है, और इसके आसपास हमारे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये नील बोर ने बोला कि इस तरह से हम लोग, ये मेरी थ्योरीज हैं, और ये एक्सेप्ट भी हुई उस समय और आज तक एक्सेप्टेड हैं
ठीक है ना। फिर उन्होंने बताया कि ये जो एनर्जी लेवल है, ये एनर्जी लेवल 2n² के हिसाब से इसमें हम लोग डिसाइड करते हैं कि इन एनर्जी लेवल में क्या आपके इलेक्ट्रॉन्स के क्या क्या वो आएंगे। जैसे n तो क्या हो गया, n हो गया नंबर ऑफ शेल, ये नंबर ऑफ एनर्जी। जैसे यहाँ पर k को 1 दिया, l को 2 दिया, m को 3 दिया, n को 4 दिया। तो उन्होंने कहा कि भाई 2 इंटू n² के हिसाब से इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सकते हैं। जैसे k है तो k में क्या है, k का नंबर इन्होंने 1 डोनेट किया, तो 2 इंटू 1² यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे हमारे k शेल में। और n शेल में कितना, l शेल में कितने फ्लो करेंगे आप रख सकते हैं, मैक्सिमम रख सकते हैं आप 2 इंटू 2² ये हुआ 4 यानी 8। फिर हम m में कितने रख सकते हैं, m में रख सकते हैं हम 2 इंटू 3² ये हुआ 9, 27, 3 इंटू 3 9 हुआ, तो 9 इंटू 2 कितना बचेगा 18 आप इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं। तो ये थ्योरीज दी थी, अभी पूरी थ्योरी नहीं हुई है बोर की। उसके बाद बोर साहब कहते हैं कि चलिए ये तो हुआ कि शेल्स इस तरह से मूव करते हैं, पॉजिटिवली चार्ज है, सेंटर पे न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन से हमारा न्यूक्लियस बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के चारों ओर डेफिनेट एनर्जी शेल में रिवॉल्व करते हैं, और उनके जो नंबर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स के वो मैक्सिमम 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू n रेज़ टू द पावर 2 है, यानी 2n² है, जिसमें आप मैक्सिमम निकाल सकते हैं। और उन्होंने कहा कि जो मिनिमम है, जो वो हैं वो आपके जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो बाहरी वाली शेल में जाएंगे वो मैक्सिमम नंबर 8 जाएगा। यानी n में आप n या उसके आगे n o p, इनमें मैक्सिमम जो बाहरी वाली शेल है उसमें हम लोग मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे। ठीक है। उसके बाद एक और चीज कही बोर साहब ने, उन्होंने कहा कि ये स्टेप वाइज फिलिंग होगी इनकी। ये नहीं कि हमने लेट्स सपोज कार्बन को लेते हैं, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 है कार्बन का एटॉमिक नंबर, ये 12 ये है कार्बन का एटॉमिक नंबर। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कार्बन में एक तो न्यूक्लियस होगा, ठीक है ना, इसके जो के शेल में उसमें तो आएंगे 8, यानी पहला तो हम जो फिलिंग करेंगे वो स्टेप वाइज करेंगे, यानी पहले अंदर की शेल भरेंगे हम, उसके बाद हम देखेंगे कि बाहर की शेल में कितने रह जाते हैं। ये रह गए 4, ठीक है ना। तो कार्बन जो है वो या तो 4 लूज कर सकता है इलेक्ट्रॉन या 4 गेन करने की कोशिश करता है इलेक्ट्रॉन कार्बन, ठीक है ना। स्टेबिलिटी के लिए वो यही करता है, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी के साथ शेयर कर देगा, लूज कर देगा, या उनसे ले लेगा, 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा और रिएक्शन करके एक जो है वो एक मॉलिक्यूल या एक कंपाउंड बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारी बोर्स थ्योरी। उसके बाद फिर चैडविक ने एक बताया कि भाई, चैडविक बोलता है कि नहीं भाई, एक जो मैंने बताया बोर ने तो प्रोटॉन के बारे में बात की थी, सही बात मैं बताऊं, प्रोटॉन के बारे में बात की। चैडविक ने कहा नहीं, उसने जो मास होता है, चैडविक ने कहा जो मास होता है, मास किसकी वजह से होता है, किसी भी एटम में मास किसकी वजह से होगा, मास होगा, इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल माना गया है, और मास होता है न्यूट्रॉन की वजह से, जो सबसे हेवीएस्ट है, जिस पर कोई चार्ज नहीं है, उसको उन्होंने मास की जिम्मेदारी दे दी कि भाई आप मैं मास बढ़ाओ किसी भी एटम पर।
तो मास न्यूट्रॉन पे की वजह से होता है, और ये उन्होंने चैडविक साहब ने कहा। अच्छा, उसमें आपके जो चैप्टर है उसमें दिया गया है आइसोटोप्स, कि भाई आइसोटोप्स क्या होते हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया ये एक लिखने का तरीका है कि जैसे हमने कार्बन का बताया, कार्बन का एटॉमिक मास नंबर हम ऊपर की तरफ लिखते हैं, जैसे यहाँ पर है 12 है एटॉमिक मास नंबर कार्बन का, और यह हो गया इसका एटॉमिक नंबर। नीचे हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं, ऊपर हम एटॉमिक मास लिखते हैं, ठीक है ना, कि मास कितना उसमें न्यूट्रॉन है, कितना यूनिट उसमें न्यूट्रॉन है वो ऊपर लिखा जाएगा, कितना वेट है उस न्यूट्रॉन का, ठीक है ना, इस तरह से लिखते हैं। और कार्बन इस एक तो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और एक इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। 14 है उसका एटॉमिक मास और एक में उसका 12 का एटॉमिक मास। तो ये दो टाइप है, लेकिन इनके एटॉमिक नंबर सेम है, ठीक है ना, इनके एटॉमिक नंबर सेम है, तो इस वजह से इनको आइसोटोप्स बोला जाता है। जैसे और देखिए आप हाइड्रोजन का देख लीजिए, हाइड्रोजन में H11 होता है, H21 होता है और H31 होता है। एटॉमिक नंबर तीनों के सेम है, यानी कि 1 एटॉमिक नंबर, लेकिन इनके मास नंबर सेम है। जो हम जो हाइड्रोजन की बात करते हैं इसको बोलते हैं प्रोटियम, प्रोटियम। जो सेकेंड वाला है इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, जिसको हम बोलते हैं हैवी वाटर, जिसको हम बोलते हैं ड्यूटेरियम, और ये हो गया ट्रिटियम, ठीक है ना। ये होते हैं एटॉमिक मास नंबर। अब क्या क्या काम में आता है एटॉमिक मास नंबर, आपके जैसे यूरेनियम हो गया, यूरेनियम का एटॉमिक मास किस काम में आता है, वो आता है आपकी न्यूक्लियर एनर्जी आपको अटेन करनी है, तो आप उसमें न्यूट्रॉन्स को ब्रेक कीजिए, न्यूट्रॉन शूट कीजिए और फिर और न्यूट्रॉन्स बनाइए उससे, ठीक है ना, और न्यूट्रॉन्स में बॉम्बार्डिंग करवाते हैं उसमें आपके एटम पर, मतलब न्यूक्लियस पर ब्रेकिंग करवाते हैं न्यूक्लियस को। फिर होता है कोबाल्ट का जो होता है वो कैंसर में हेल्प करता है, और आयोडीन का जो आइसोटोप होता है वो आपको जो वॉइटर की नहीं है प्रॉब्लम की घेंगा जिसको बोलते हैं, उसकी थेरेपी में हेल्प करता है आयोडीन के आइसोटोप से, ठीक है ना। उसके बाद आता है बारी आइसोबार। ये आइसोबार क्या होता है, आइसोबार में बोलते हैं कि भाई जिनका एटॉमिक मास सेम है, जैसे कैल्शियम ले लीजिए, कैल्शियम का हो गया आपका 40 होता है और इसका होता है 20, और एरागॉन हो गया, इसका एटॉमिक मास होता है 40 और इसका एटॉमिक नंबर होता है 18, यानी ये दोनों आइसोबार्स हैं, ये दोनों आइसोबार्स हैं, ठीक है ना। इनके एटॉमिक मास तो सेम है लेकिन इनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, ठीक है ना। अब मैंने आपको शेलिंग के लिए कहा था, तो मैं आपको बता दूं आपके एनसीईआरटी की बुक में ये शेलिंग के लिए ये दे रखे हैं, इन्होंने बड़े अच्छे ढंग से दे रखे हैं। चिकू इसको देखो ध्यान से बेटे, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे घर पर। देखो ये शेलिंग फिलिंग कर रखी है, हाइड्रोजन की है 1, मास भी 1 है उसका और एटॉमिक नंबर 1 है, तो उसमें के में है कितना, मतलब सॉरी ये के शेल में 1 आया, इसमें अच्छी तरह से दे रखा है, प्रोटॉन भी दे रखा है, न्यूट्रॉन भी दे रखा है, इलेक्ट्रॉन भी दे रखा है। तो बेटे आपको चिकू ये काम करना है, आपको ये जो पेज नंबर 51 है आपकी क्लास 9 की बुक में, आपको इसको ढंग से स्टडी करना है, ठीक है ना बेटा। और जो जितने भी आपकी ब्लू में आपको मतलब शेलिंग आपको डिज़ाइन करनी है, जैसे यहाँ पर शेलिंग दे रखी है ना 50 नंबर पेज पर, 50 नंबर पेज पे शेलिंग दे रखी है और वैलेंसी के बारे में दे रखा है। तो वैलेंसी मैं अभी आपको पढ़ाता हूँ वैलेंसी क्या होती है, ठीक है ना। तो आपको इस तरह से शेल्स बनाने, देखो इस तरह से शेल्स बनाने और इसमें फिलिंग करनी है। हर एक जो यहाँ पर एलिमेंट दिया गया है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बर्लियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरोन, इन सब की शेलिंग ऐसे करनी है। कोई भी दिक्कत हो तो आप इस बुक को रिफर कर सकते हो, ठीक है ना। इसकी शेलिंग ऐसे ही करनी है, ठीक है ना बेटा। ये बड़े अच्छे ढंग से दे रखा है इसमें, तो मुझे लगता नहीं कि मुझे अलग से समझाने की जरूरत है। जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी बेटे।
चलो अब आते हैं आपके चैप्टर 3 पर, जिसमें आपको बताया गया कि वैलेंसी कैसे, आपको कंपाउंड क्या होता है और इलेक्ट्रॉन क्या होता है और कैसे कैसे उनका बिहेवियर होता है, ठीक है ना बेटा। तो चलो वो पढ़ाते हैं अब आपको। यहाँ पर पढ़ा के अच्छा वैलेंसी होती है कि टेंडेंसी होती है। वैलेंसी मतलब टेंडेंसी होती है कि किसी भी उससे रिएक्शन की। मैंने आपको शेल्स के बारे में अभी बताया था ना चीज़ों। तो शेल्स में जैसे आप मुझे लग रहा होगा, शायद आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, हम ऐसे करते हैं कंपाउंड को, जैसे ये आपके एटम हुआ, ठीक है ना, एक एटम हुआ हाइड्रोजन का और एक एटम ले लिया हमने क्लोरीन का, ठीक है ना। इनके नीचे हमने सिंबल लिखा, उसके बाद वैलेंसी लिखी, ठीक है। तो हम शेलिंग से मालूम करते हैं कि उनके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं या कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके पास रह गए। जैसे क्लोरीन का होता है उसका 17 होता है, तो अगर आप शेल में डिज़ाइन करोगे तो 17 हुआ 2,8 10 ये हुआ K, ये हो गया L 10 और हाँ 10 और ये 7 हो गया, M के 7 हो गया। यानी क्लोरीन के पास क्या है, एक स्टेबिलिटी यानी 8 को अटेन करने के लिए इसमें टेंडेंसी क्या है कि इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए। और हाइड्रोजन पे क्या है, इसके पास तो अकेला एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसके साथ शेयरिंग कर देगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि वैलेंसी एक हुई क्लोरीन हाइड्रोजन की और इसको हुई क्लोरीन की 1। इस तरह से आप लिखेंगे, H इधर लिखेंगे, Cl इधर लिखेंगे और इनके नीचे की वैलेंसी लिखेंगे। वैलेंसी आप निकालेंगे शेलिंग से, ठीक है ना। फिर उसको क्रॉस कर देंगे आप कि क्लोरीन की वैलेंसी को मल्टीप्लाई कर दिया इससे और हाइड्रोजन की वैलेंसी को मल्टीप्लाई कर दिया क्लोरीन से, तो हमारा क्या मिला, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बनती है। फिर हमने लिया हाइड्रोजन, लिया सल्फर लिया, तो सल्फर के बाहर वाले शेल में आएगा 2, मतलब रिक्वायर्ड है इसको 2 और इधर हो गया 1, हाइड्रोजन की 1 होगी। इसको क्रॉस वैलेंसिंग करा तो हमने निकला H2S। ये H2S बड़ी बदबूदार गैस होती है, ठीक है ना। C कार्बन के लिए लिखा, कार्बन मैंने आपको अभी बताया था यहाँ शेलिंग में पिछले, अगर आप नहीं हो तो थोड़ा रिवाइंड करके देख लेना कि कार्बन में आया 4 और क्लोरीन में आया 1, क्रॉस किया, C को 1 से किया और Cl को लिया 4 से, तो Cl4 बन गया हमारा कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है ना। टेट्रा मतलब आपका नंबर 4। तो इसी तरह से आपको जो हम बोलते हैं ना मॉलिक्यूल कैसे क्रिएट होते हैं, वो बेटे इसी तरीके से क्रिएट होते हैं, ठीक है ना। फिर हमने लिया मैग्नीशियम क्लोरीन, मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2 और क्लोरीन की हम देखते आ रहे हैं कि क्लोरीन की है 1, तो MgCl2। मैग्नीशियम क्लोराइड AlO, वो ऑक्सीजन हुआ, ऑक्सीजन के में आता है 2,6, यहाँ पर ऑक्सीजन को चाहिए 2 एटम और एल्यूमिनियम के पास है 3, इसकी आप शेलिंग करेंगे तो 3 निकलेंगे इसके बाहर वाले शेल में। तो यहाँ पर क्या हुआ, Al2O3 Ca को हमने कहा O से, कैल्शियम की वैलेंसी आई 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी आई 2, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं Ca2O2, क्योंकि दोनों सेम वैलेंसी है तो इसको हम 2 को हम कैंसिल कर दें, तो इसको हम लिखते हैं Ca, कैल्शियम ऑक्साइड। अच्छा, मैंने आपके जो मेरे फर्स्ट वीडियोस हैं उसमें मैंने ये दे रखा है कि जैसे Ca हो गया, इसे कैल्शियम, इसे क्विक कार्बन क्विक लाइन बोलते हैं। तो इस तरह के जो नेम्स हैं बेटे, वो मेरी पहली वाली वीडियोस में, जो सबसे पहले मैंने वीडियोस अपलोड की थी, उसमें मैंने खूब सारे मेंशन किए हैं, तो उनको भी आप ढंग से बेटा याद कर लेना और देख लेना। चलिए अब मैं बताता हूँ आपको एटम क्या होगा। तो एटम जो है स्मॉलेस्ट यूनिट है। महर्षि कन्नड़ थे हमारे यहाँ, बहुत पुराने ऋषि मुनि थे, तो उन्होंने कहा कि एटम जो है पदार्थ, हम बोलते हैं ना कि कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं पदार्थ, तो पदार्थ से हमारा क्या बना है, पदार्थ हमारे बने अणु से। अणु क्या है, अणु हो गया एटम, आपकी माँ का नाम लेना एटम, ठीक है ना। ये बने हैं परमाणु से,
परमाणु। परमाणु क्या हो गया? परमाणु हो गया आपके न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स। मतलब एटम कंपोज्ड है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से, ठीक है ना। हम बोलते हैं ना परमाणु बम बनाते हैं, तो परमाणु बम इस वजह से न्यूट्रॉन की वजह से बोलते हैं, ठीक है ना। चलो फिर एक आता है कि भाई लॉ क्या है। लॉ जो है केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बेटा ये कहता है कि हमने किसी भी केमिकल इक्वेशन में दो एलिमेंट लिए, ठीक है ना, हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया और H2O बना दिया। तो उन्होंने कहा कि भाई ये होगी आपकी बैलेंस, बैलेंस जरूर रखना जरूरी होता है। तो उन्होंने कहा कि भाई जितने भी हम, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि चार आपके हाइड्रोजन के एटम हैं और अंत में भी हमारे 4 ही हाइड्रोजन के एटम बन गए, और ऑक्सीजन के भी यहाँ पर 2 एटम बने और यहाँ पर भी ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल रिएक्ट किया। तो उन्होंने कहा केमिकल जो हमारी जो वो होती है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ये कहता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास की तरह से बिहेव करें, यानी कोई भी चीज़ हम लोग केमिकल इक्वेशन में कोई भी चीज़ का मास घटा बढ़ा नहीं सकते, ठीक है ना। मास हम किसी भी चीज़ का घटा बढ़ा नहीं सकते। मतलब जितना भी आपका हाइड्रोजन इधर लगा है उतना ही हाइड्रोजन इसको इधर मिल जाएगा आपका, वो अलग बात है। ये एक अलग से नई चीज़ बन गई। केमिकल इक्वेशन तो तभी पॉसिबल है कि कोई चीज़ नई बन जाए, उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन तभी माना जाता है कि कोई नई चीज़ बन जाए उसमें, लेकिन उसमें जो एटम्स हैं उसके, वो नंबर ऑफ एटम्स शुड ऑलवेज रिमेन द सेम। ये होता है मास ऑफ कंजर्वेशन, मास केमिकल इक्वेशन का जो मास होता है, ये सेम चीज़ है बेटा, ठीक है ना। फिर एक आता है लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि इन अ केमिकल इक्वेशन, लॉज ऑफ वो क्या कहता है कि इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डिफरेंट प्रोपोर्शन बाय मास। कि यहाँ पर अलग अलग प्रोपोर्शन में आपके मास की जो अलग अलग प्रोपोर्शन है उसमें आपका प्रेजेंट रहेगा किसी भी केमिकल सब्सटेंस में। जैसे जब यहाँ पर अगर हम देखें कि भाई एक हाइड्रोजन का अलग से हुआ, ये कंबाइन हुआ, लेकिन यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन की प्रेजेंस है इस वाले मॉलिक्यूल में ये सेम ही रहेगी, ठीक है ना। ये प्रोपोर्शनेट रहेगा, उसी हिसाब से प्रोपोर्शन में लगेगा, उतना ही लगेगा, उतना ही एटम लगेगा। भाई देखो तो आपके यहाँ पर दो मॉलिक्यूल है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स बन गए और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल रिएक्ट किए और एक हमारा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। यानी इनका प्रोपोर्शन तो जब ये रिएक्ट करे तब तो अलग अलग था, लेकिन जो भी उनका कंटेंट है, मतलब वाटर में H2O में जो प्रोपोर्शन है उसका, वो हमेशा बेटा सेम रहेगा, ठीक है ना। ये हो गया लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है ना। उसके बाद हमारे 1793 में जॉन डाल्टन आए थे। तो जॉन डाल्टन साहब ने क्या किया, उन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी और उन्होंने कहा कि एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, जो एलिमेंट है और जो कंपाउंड है वो सेम एटम से बने हैं। एलिमेंट जैसे एक एलिमेंट हुआ, ठीक है ना, एलिमेंट हुआ, एलिमेंट और इधर होगा कंपाउंड। उन्होंने कहा कि जो एलिमेंट है, एलिमेंट क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, और कंपाउंड क्या हो गया, कंपाउंड हो गया आपका, कंपाउंड क्या हो गया बेटे, कंपाउंड हो गया, हाइड्रोजन को रिएक्शन कर दो H2O से। तो इन्होंने कहा ये दोनों जो है एटम से बने हैं। एलिमेंट जो है यहाँ पर जैसे 2 हाइड्रोजन के एटम हो गए,
ठीक है ना। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के एटम हो गए, ये जॉन डेल्टन ने जो बताया मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ, और यहाँ पर हो गया 1 ऑक्सीजन का एटम। इन्होंने कहा कि एलिमेंट और कंपाउंड जो इनकी जो सबसे स्मॉल यूनिट है वो एटम, ठीक है ना। ये तो ज़्यादा आपको सोचने समझने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। और इन्होंने कहा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई भी एटम क्रिएट नहीं किया जा सकता, नया क्रिएट नहीं कर सकते। और नया आप जो है एटम की बात कर रहा हूँ, एटम किसी भी केमिकल रिएक्शन में, जैसे हमने पुराना लिया था अपना 2H2 + O2 = 2H2O। तो उन्होंने कहा कि जितने भी एटम्स, यानी यहाँ 4 एटम हाइड्रोजन के लगे, यहाँ पर 2 एटम ऑक्सीजन के लगे, तो हमें जो प्राप्त होगा ना वो भी 4 एटम हाइड्रोजन के ही होंगे और 2 एटम आपके ऑक्सीजन के ही होंगे। ये हम लोग नया कुछ क्रिएट नहीं कर सकते। हाँ, जो कंपाउंड बना वो केमिकली इट वुड बी डिफरेंट। ये लिक्विड है, ये दोनों गैस है, ये दोनों गैस है और ये लिक्विड है, क्योंकि ये कंपाउंड बन गया, ठीक है ना। एटम्स हमेशा ना तो क्रिएट किए जा सकते किसी के भी केमिकल इक्वेशन में, जो भी एटम्स लगा है वो एटम्स आपको आगे मिल जाएगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो जितना उनको लगा है उतना ही आगे मिल जाए। वो एटम जो है किसी भी कंपाउंड में उतने एटम्स लगने जरूरी हैं। ये आपका डेल्टन की जो थ्योरी है उसने ये कहा। और इन्होंने कहा कि एटम्स एक एलिमेंट में आइडेंटिकल होता है। जैसे मैंने बताया कि हाइड्रोजन का ये एलिमेंट है H, तो H में जितने भी H2 हो गया, तो H2 में जितने भी एटम होंगे वो H प्लस H ही तो बनाएंगे H2, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि दो एटम्स किसी भी एलिमेंट में एटम्स और कंपाउंड atoms in an element are always the same, not in the compound, ठीक है ना। Atoms combine in a ratio of small whole number to form a compound। यानी ये नहीं लिखा जाएगा कि 1/4 बन गया या 3/2 बन गया, नहीं, बनेगा तो होल नंबर में ही बनेगा, ठीक है ना। अब ये कह दो कि 1.5 जो है हाइड्रोजन रिएक्ट कर गया आपके 1 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से, ऐसे नहीं होता बेटे, हमेशा होल नंबर में लिखे जाते हैं, ये हमेशा होल नंबर में ही लिखे जाएंगे। ये डेल्टन की जो नेक्स्ट थ्योरी है उसने अपनी थ्योरी में ये कहा। और एटम्स कंबाइन इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स, ये तो मैंने अभी आपको बताया। रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन एनी गिवन कंपाउंड, ठीक है ना। यहाँ पर उन्होंने वही बताया जो एटॉमिक मास के लिए मैंने आपको बताया था। और ये बताया कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेम और डिफरेंट एलिमेंट से बनता है, ठीक है ना। एलिमेंट हो गया, ठीक है ना, वेन डायग्राम तो आपको मालूम होगा ना। तो सेम काइंड ऑफ एलिमेंट, ये एलिमेंट 1 हो गया, ये एलिमेंट 2 हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। तो इसका जो कॉम्बिनेशन है या तो वो सेम है उससे बन सकता है, ये मॉलिक्यूल हो गया बेटा। यानी मॉलिक्यूल क्या बनेगा, मॉलिक्यूल एक ही एटम, एक ही एलिमेंट